अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो काफ़ी टाइम बाद चैनल पे वीडियो आ रही है, उसके लिए माज़रत, क्योंकि मेरे भी पेपर्स चल रहे थे। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मेरे ख्याल से अप्रॉक्स एक महीने से तो ऊपर हो ही गया है कि जो वीडियोस मैंने नहीं डाली हैं। तो अब हम अपना वापस कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश जितनी रहेगी कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ इस चीज़ को। भले वीडियो एक आध दिन लेट हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस डालता रहूँ। तो हमने चैप्टर 6 तक कर लिया था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमारा ट्रायल बैलेंस था। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम इनकम स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे। आप कुछ भी बोल सकते हैं, उस अकाउंट भी कहलाता है, ये इनकम स्टेटमेंट भी कहलाता है। तो हमने फिर वो कंटिन्यू करना था। उसके अलावा पैरेलल में हम और भी कोर्सेज कर रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। बाकी मैं कुछ MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी कुछ शुरू करने वाला हूँ कि एक एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। कि जैसे पहले होम का टैब उठा लेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे पूरी एक एक चीज़ें कि क्या होती है, किस लिए यूज़ होती है, वगैरह वगैरह। फिर छोटी छोटी हम इसमें चीज़ें बनाया करेंगे। तो वो सब अभी इंशाल्लाह बाद में आएगा। तो फ़िलहाल हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंटिन्यू करते हैं। आपको सामने स्क्रीन पे टॉपिक्स नज़र आ रहे होंगे जो हमने अपनी पहली वीडियोस में देखे थे कि हमें कौन कौन सी टॉपिक्स कवर करने हैं। तो जिस पे टिक मार्क हो गए हैं वो टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। एसेट्स वगैरह, एक्सपेंसेस की जहाँ तक मुझे याद है मैंने कोई एक सेपरेट वीडियो नहीं बनाई है, वो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि एक्सपेंसेस जो है अब आपका बिल्कुल एंट्रीज में भी आ रहा है, और आपका जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो तो चलता भी एक्सपेंस पे है। तो उसमें भी एक्सपेंसेस आएगा, तो उसकी बहुत जिक्र होता रहेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी एक अलग से वीडियो की ज़रूरत है। तो ट्रायल बैलेंस तक हमने कर लिया था, इनकम स्टेटमेंट हम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो 8 चैप्टर है बैलेंस शीट का है वो, उसके बाद हो सकता है हम बुक को जो है स्विच करें। क्योंकि एडजस्टिंग एंट्रीज वगैरह जो है मैंने जो है पर्सनली एक अलग बुक से पढ़ी थी। वो वीकेंड नाम की एक बुक है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो वो उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ ये रेफरल्स अक्रल्स वगैरह। तो वो हम आप हो सकता है हम जो है उस बुक को स्विच कर दें फ्रैंकफुर्ट से। तो वो उस वक्त देखा जाएगा जबकि जब आएगी। तो अभी फ़िलहाल जो है हम इनकम स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। पहला सवाल 7.1 जो कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको। तो हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और हमें बोला है कि इसके जो है हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, यानी कि इनकम स्टेटमेंट बनानी है। सवाल को रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अ मूर है या मूर जो भी, extracted after 1 year's trading, prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2026. A balance sheet is not required. इन्होंने बोला है साल का एंड हुआ है 31 दिसंबर 2026 की, उसकी आपको जो है इनकम स्टेटमेंट बनानी है उसके बिजनेस की। बैलेंस शीट अभी मना की है, बैलेंस शीट क्योंकि हमारा अगला चैप्टर है। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने बोला हमें खाली इनकम स्टेटमेंट चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस से निकलती है इनकम स्टेटमेंट। हमेशा हो सकता है कि एग्जाम में सवाल जो है शुरू से आए कि पहले एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएं, उसका ट्रायल बैलेंस बनाएं, फिर उसी को इनकम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें। तो ऐसा बहुत दफ़ा हो जाता है कि सवाल में जो आपके जो प्रोफेसर होते हैं वो ऐसे कंटिन्यू करके सवाल दे देते हैं और उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो अगर आपने कहीं शुरू में गलती कर दी, जैसे जनरल एंट्रीज में कोई एंट्री गलत लिख दी वगैरह, तो आपका सारा आगे तक जो है सवाल गलत जाता है। तो इसमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं फिर ये सवाल किस तरह सॉल्व होगा। मैं पर आपको जो है ना शुरू करने से पहले, सवाल शुरू करने से पहले पूरा पैटर्न समझाऊंगा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पैटर्न पूरा क्या होता है। फिर ये एक्चुअल सवाल किस तरह सॉल्व होगा वो बताऊंगा। कुछ फार्मूलेज हैं उसमें कि कुछ याद रखने वाले, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये उसका जो स्ट्रक्चर है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का वो कुछ इस तरह है जो आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ ऊपर आपके हेडिंग आती है जो कि सबसे पहली आपकी कंपनी का नाम होता है, जो कि हमारे को ए मूरे दिया हुआ था तो मैंने उन्हीं का नाम लिख दिया है। और नीचे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, और नीचे आप फिर वो ईयर लिखते हैं एंडिंग 31 दिसंबर 2026, यानी कि आप 31 दिसंबर 2026 तक की बना रहे हैं। फिर आपके पास अकाउंट टाइटल्स आ जाते हैं जहाँ पे हम लिखेंगे किस चीज़ की हम जो है यहाँ पे अमाउंट लिख रहे हैं वगैरह वगैरह। और यहाँ पे मैंने देखे दो साइड बनाए डॉलर के, दो कॉलम्स बनाए। वो मैंने क्यों बताया वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता दूं। कुछ फॉर्मूले हैं इसमें जो आपको याद रखने होंगे ताकि आपको आगे जाके कोई मसला ना हो। तो मैं आपको वो फॉर्मूले बता देता हूँ। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपका है, मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ, पूरा फॉर्मूला आएगा नहीं इसके अंदर। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका कुछ यूँ है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का
फॉर्मूला। अभी खाली मैं आपको फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, किस तरह होगा वो अभी हम देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है आपका सेल्स में से COGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो। ठीक है, कितने की सेल्स हुई है उसमें से उस जो प्रोडक्ट जो आपने सेल में बेचा है उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आती है उसको माइनस कर दो, तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। ये आपका एक फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का। तो इसके जैसा हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है जो है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला, अब देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है ना वो बहुत इजी है। परचेज में से माइनस कर दें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री। मैंने क्लोजिंग BOI लिखा है, BOI मतलब बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री। ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री होता है और एक होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री। जब आपने बिजनेस बंद किया है तो यानी कि आपके पास उस वक्त स्टॉक कितना मौजूद था, वो आपका होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री। क्योंकि वो आप माइनस कर देते हैं बिकॉज क्योंकि जब वो आपका यूज़ हुआ ही नहीं है, आपके पास अभी वो स्टॉक पड़ा हुआ है, जब वो बिका ही नहीं है तो आप उसकी इनकम स्टेटमेंट क्या बनाएंगे। तो वो इसलिए वो पहले से ही माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, यानी परचेजेस में से। तो अगर आप देखें बेसिक फॉर्मूला तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आपको जो ज़्यादा दिखेगा वो ये होता है। लेकिन अगर आपके पास फ़र्ज़ करें किसी सवाल में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होता है, हो सकता है वो पिछले वाले में आपके जब आपने पिछले साल की पिछले महीने की निकाली होगी तो आपको वहाँ पे जो है ओपनिंग बैलेंस नज़र आया होगा। तो ओपनिंग वहाँ का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इस महीने का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो जब आप इसकी निकालेंगे हो सकता है आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ हो, तो फिर आपने ये करना होता है कि ओपनिंग, मैं आपको जनरल फॉर्मूले पूरे पूरे बता रहा हूँ, वैसे यूज़ ज़्यादातर वो ओपनिंग बैलेंस के बिना ही होता है। ओपनिंग बैलेंस को आपको प्लस करना होगा परचेजेस में। पहले आप परचेजेस में ये ओपनिंग बैलेंस को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्लोजिंग से। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास एक फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट आपका वो होता है कि आपने फ़र्ज़ करें कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे कि फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एक वॉलेट है, वॉलेट में बेच रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है जो मैंने वॉलेट बेचा है वो मैंने उतने का तो नहीं ख़रीदा होगा ना, उससे सस्ता ख़रीदा होगा तो मैंने अपना प्रॉफिट रख के बेच रहा हूँ। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका वो होता है कि जो आपने प्रोडक्ट लिया है उसको कितने का बेचा है उसमें से वो अमाउंट माइनस कर दो जितने का आपने उसको ख़रीदा था। ठीक है, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और नेट प्रॉफिट आपका वो होता है, नेट प्रॉफिट आपका यानी कि वो प्रॉफिट जो आप यूज़ कर सकते हो अपने, आपका ज़ाती प्रॉफिट जो होता है। नेट प्रॉफिट में से आप वो सारे एक्सपेंस माइनस कर देते हो। जैसे अगर मैं वॉलेट बेचने का बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं वो कहीं पे कर रहा हूँ, कोई वेयर हाउस से चला रहा हूँ, कोई शॉप से चला रहा हूँ, तो उसका खर्चा होगा, उसका इलेक्ट्रिक बिल, उसका आपका इलेक्ट्रिक का बिल हो गया, आपका जो और भी डिफरेंट टाइप्स के मतलब आपके एक्सपेंसेस होते हैं। अगर दुकान है तो रेंट होगा आपका वगैरह वगैरह, इस टाइप के जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो आप सारे ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देते हो। क्योंकि आप प्रॉफिट से ही निकालोगे ना वो सारा, आने जाने का खर्चा, दुकान के रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह वगैरह, तो वो सारे आपके एक्सपेंसेस में आ गए। और जब आप एक्सपेंसेस को ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर दोगे फिर वो आपकी अमाउंट जो निकलेगी वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। यानी कि वो अब आपका पूरा प्रॉफिट, आपका पैसा है वो, आप उसके साथ कुछ भी करो, बिजनेस से अब उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपका बिजनेस में आपको कोई घाटा वाटा नहीं होगा अगर आपने उस पैसे को जला भी दिया, वो आपके पर्सनल पैसे हैं। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, बिल्कुल ज़हन में बिठा लेने हैं, क्योंकि ये बहुत यूज़ होंगे इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट चलती है इस पे। तो बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, अब इनकम स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट जब शुरू होती है तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेल्स। सबसे पहले हमारे पास सेल्स लिखा जाता है। अब देखें यहाँ पे सेल्स तो लिखा जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें ना, इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो है सेल्स दी है, लेकिन यहाँ पे सेल्स रिटर्न नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से इस चैप्टर में 7 में ऐसा कोई सवाल नहीं जहाँ पे सेल्स रिटर्न आ रहा हो। तो मैं आपको आगे के लिए बता देता हूँ कि अगर आपके पास सेल्स रिटर्न आ गया फिर आप बोलेंगे कि ये क्या हो गया, ये तो बताया ही नहीं था। तो अगर आपके पास सेल्स है
और अगर उसमें से सेल्स रिटर्न भी आ जाता है तो आपको सिंपल घबराना नहीं है, आपने यूँ माइनस का साइन डालना है, या फिर आप लेस भी लिख सकते हैं। तो उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे। ज़ाहिर सी बात है, जो सेल्स हुई है उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे ना, वो तो आपके पास वापस आ गया होगा माल, तो उसके पैसे आपने वापस दे दिए उसको, तो वो आपके प्रॉफिट में तो गिने ही नहीं जाएगा। और ये जो दो कॉलम मैंने बनाए हैं, एक और एक इधर, ये इसलिए होता है, यहाँ पे आपकी वो वैल्यूज़ लिखी हुई जाती हैं जो अभी कैलकुलेट होना बाकी हैं, और यहाँ पे आपकी फाइनल वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। जैसे अब मैंने फर्स्ट कर रहे हैं सेल्स है, इस क्वेश्चन को ही देख लें, यहाँ पे सेल्स दिया हुआ 1,90,576, और हमें पता है इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न कहीं नहीं है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा मेरी सेल्स की फाइनल वैल्यू आ गई 1,90,576। अब इसमें फर्दर और कैलकुलेशन नहीं होगी, वो तो आगे जाके जो फॉर्मूले में लगेगा वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मेरे पास सेल्स रिटर्न है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वो वैल्यू 5 यहाँ से हटा दूँगा, और मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूँ क्योंकि सेल रिटर्न इस सवाल में नहीं दिया हुआ है, तो मैं फ़र्ज़ करें 60,000 सेल्स रिटर्न कर देता हूँ। 1,90,000 में से 60,000 सेल्स रिटर्न है, तो अब इसमें से जो वैल्यू माइनस होके निकलेगी वो मैं लिखूँगा इस फाइनल वाले कॉलम में। होपफुली आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये जो 1,30,000 आई है, ये आपकी वो फाइनल वैल्यू जो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करके आई है, तो ये वैल्यू आप लिखेंगे अब दूसरे वाले कॉलम में। और आप नीचे अंडरलाइन भी डाल सकते हैं, यहाँ पे ये पूरे में एक अंडरलाइन डाल सकते हैं कि आप बता दो कि यहाँ पे सेल्स का काम ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक बतानी थी, ये मैं मिटा देता हूँ वैल्यूज़। सेल्स के बाद आपके पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका। तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी इस तरह लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब देखिए, ये जो मैं माइनस का साइन डाल रहा हूँ ना, वो इसलिए डाल रहा हूँ कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर आपको दूसरे मेथड में आपको जो बुक के पीछे नज़र आएगा ना, वो उन्होंने इस तरह लिखा हुआ है लेस, यानी वो भी यही बता रहा है कि मेरे को सेल्स में से माइनस करने हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, इसलिए वो लेस लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो आप माइनस का साइन लगा लें, अगर आपको वो ईजी लगता है। अगर आपको लेस लिखना है आप लेस लिख लें, मैं आप शुरू से माइनस का साइन लगाता हूँ तो मैं माइनस का साइन ही लगाऊंगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, अगर आप वैसे अगर देखा जाए ना तो वैसे लेस लिखा जाता है, ये एक अच्छे सेंस में होता है। ये आपको जो इनकम स्टेटमेंट मिलेंगे मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादातर लेस लिखा हुआ होगा, क्योंकि माइनस का आई डोंट थिंक सो एक अच्छा वे है लिखने का, तो आप लेस लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी ऐसी पर्सनल चॉइस है, इसमें कोई मार्क्स वगैरह नहीं करते, वो तो आपके ऊपर है। तो लेस सोर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें मैं ये कॉलम लगा देता हूँ क्योंकि ये खाली हमारी हेडिंग है, उसके अंदर चीज़ें आएंगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले आपके पास आता है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, बल्कि मैंने इसको क्या लिखा था, बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री। अब मुझे पता है इस सवाल में बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री ओपनिंग नहीं है, तो मैं इसको कर दूंगा ज़ीरो, सिंपली मैं इसको ज़ीरो कर दूंगा। लेकिन अगर आपके सवाल में गिवन नहीं है तो आप इसको लिखे ही नहीं। मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ अगर आ गई तो उसको आपको कहाँ लिखनी है। ठीक है, अगर ओपनिंग बैलेंस आ गया तो उसने आपने इसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका आ जाता है परचेजेस, बल्कि आप ओपनिंग बैलेंस को मैंने आपको फॉर्मूले के हिसाब से बताया है, ओपनिंग बैलेंस प्लस होगा परचेज में, तो इसको आप डालें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस में आपको प्लस करना है, या बल्कि मैं इसको प्लस परचेजेस, ये देखें ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस। अब परचेजेस की वैल्यू मैं कुछ भी ले लेता हूँ यहाँ पे, अभी मैं ऊपर वाले सवाल से नहीं देख रहा, वो बाद में करेंगे। और अगर यहाँ पर भी सेम इसी तरह है, अगर आपके पास जो है परचेज रिटर्न आ जाता है जो कि इस सवाल में मेरे ख्याल से नहीं है, तो वो भी आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा परचेज रिटर्न की तरह। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे कुछ भी आ जाए वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपके पास है क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस इन सबको प्लस करने के बाद निकलेगी। तो क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस हमने नीचे देखा था वो सब्ट्रैक्ट होती है। यहाँ पे मैं कुछ भी ले लेता हूँ। अब यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाएगी
वो इन सब का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो है पूरा चिट्टा किट्टा होगा, यानी कि पूरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू फाइनल वाली जो होगी वो यहाँ लिखी जाएगी। ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू अगर निकालता हूँ तो वो इस तरह निकलेगी 119,654 माइनस 6565 माइनस, ओहो क्या वैल्यू है सर, 2121 ये देखें, ये जो फाइनल वैल्यू आई है ना ये आपका है ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब आपको इसका निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। अब मेरे को यहाँ पे सेल्स की वैल्यू भी कुछ लेनी पड़ेगी जब आपको निकाल के दिखाना है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे, आपका अगला होगा ग्रॉस प्रॉफिट। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इससे पहले आप यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखें, आप यहाँ पर लाइन डाल दें कि ये बताएगा कि आपका यहाँ पर जो है आपके जो इनकम स्टेटमेंट है उसका एक हिस्सा कंप्लीट हो रहा है, आप अभी यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने वाले, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक ग्रॉस प्रॉफिट एक नेट प्रॉफिट। जो आपको निकालना होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये तो निकलेगा ही निकलेगा ना। ये ग्रॉस प्रॉफिट आज आपका मैंने अभी आपको समझाया ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है। तो आप पहले एक लाइन लगाएंगे। अब सेल्स में से, अब सेल्स ज़्यादा होनी चाहिए ना, जाहिर सी बात है। तो ये है 1,10,000 ना, तो मैं इसको कर देता हूँ 1,30,000 31,000 सही है, 61 कर लो इसको। अब सेल्स में से मैंने माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। ये देखें, सेल्स में से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट वो है जो आपका, जो आपने सामान खरीदा था उसमें से उसकी एक्चुअल कॉस्ट हटा दी है, अब आपने उसमें से एक्सपेंसेस हटाने, तो आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा हमारी अगली हेडिंग क्या है। अगली हेडिंग है हमारी एक्सपेंसेस। अब मैं यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस लिखूँगा कि सैलरीज, मोटर एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, XYZ। अब मैं सारे की वैल्यूज़ लिख देता हूँ 654 232 1 जो भी मुझे समझ आए। अब इनका भी इसी तरह होगा, इनका सबका एडिशन जो है मैं पहले यहाँ लिखूँगा, फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस करके हमारी नेट प्रॉफिट आ जाएगी। जैसे कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये आया। अब मैं इसका नेट प्रॉफिट आसानी से निकाल सकता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस करूँगा और मैं ये बोलूँगा ये मेरा नेट प्रॉफिट है, मेरे को इतना का फ़ायदा हुआ है इस महीने, इस महीने की नेट प्रॉफिट मेरे को इतनी मिली है, इस महीने मेरा प्रॉफिट इतना हुआ है। तो होपफुली आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अब हम अपने एक्चुअल सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वो किस तरह सॉल्व होगा और उसमें क्या क्या दिया हुआ है। मैं ये हटा देता हूँ सब, ये तो मैंने ऐसी अपनी तरफ से लिखे थे। मैं ये लाइन भी फ़िलहाल हटा देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ये लाइन अभी किधर आएगी, या बल्कि चलिए ये लाइन डले रहने दें। तो अब हम सवाल शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2026। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेल्स आता है, तो सेल्स यहाँ पे उठा लें 1,90,576। तो मैं यहाँ पे सेल्स लिख देता हूँ। पहले देख लें यहाँ पे सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ, तो मैं डायरेक्ट इसको फाइनल वैल्यू कह सकता हूँ 1,90,576। उसके बाद मैंने आपको माइनस बोला था कि सेल्स रिटर्न को करें, वो हमारे पास नहीं दिया हुआ, तो मैं उसको मेंशन भी नहीं करूँगा, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे हेडिंग डालूंगा कॉस्ट ऑफ एक लाइन छोड़ देते हैं बल्कि, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और ये होगा हमारा माइनस। ठीक है, क्योंकि सेल्स में से माइनस होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमारे पास क्या क्या है हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जो है आपके पास परचेजेस होते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ नहीं दिया हुआ कहीं पे, वरना ये शुरू में स्टार्टिंग में मेंशन होता है। जैसे कि ये देखें इन्होंने आखिरी का हमें दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि क्लोजिंग हमारे पास स्टॉक क्या था, तो वो आपका क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है। तो स्टॉक एट 31 दिसंबर 2026 वॉज 12,408 पाउंड। तो ये हमारा क्लोजिंग है। तो ओपनिंग हमें यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे
इस वाले फॉर्मूले से ओपनिंग को गायब कर देंगे, परचेज माइनस क्लोजिंग होगा। तो यहाँ पे पहले परचेज लिखना है मुझे। परचेज की वैल्यू कितनी है, 1,19,832। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ परचेज $1,19,832। उसके बाद उसमें से हमें लेस करना है, परचेजेस में से हमें लेस करना है, क्या करना है, गुड, क्लोजिंग बैलेंस। अगर आपने बताया तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री जो कि हमें दी हुई है 12,408 पाउंड, 12,408 पाउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुकी है हमारी परचेज और क्लोजिंग। तो अब हमारा जो फाइनल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो वैल्यू निकलेगी वो कुछ यूँ निकलेगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ये आ गई हमारे पास 1,07,424 पाउंड्स। वैसे देखिए, मैं इन्होंने यहाँ पर जो है ना सारी वैल्यूज़ पाउंड में दी हुई है, लेकिन मैंने डॉलर लगाया क्योंकि कीबोर्ड में पाउंड का साइन नहीं होता, तो इसलिए मैंने डॉलर यूज़ कर लिया है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप पाउंड लगा सकते हैं रजिस्टर वगैरह में। अब ये देखें, मेरा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया ना वो इधर आया है। हालांकि मैंने शायद रॉस ज़्यादा लगा दिए हैं, लेकिन आप जो है लाइन उधर ही लगाइएगा जहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। मैं क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर करने बैठूँगा ना तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे ये सारी लाइनें हटानी पड़ेंगी। तो अभी फ़र्ज़ करें ये लाइन इधर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, जो कि मुझे पता है सेल्स में से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, जैसा कि फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हमारे इक्वल होता है ग्रॉस प्रॉफिट के। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। उसके बाद हमारे पास होता है एक्सपेंसेस जो कि सब्ट्रैक्ट होते हैं कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट से। सारे एक्सपेंसेस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले देख तो लूँ कौन से दिए हुए हैं एक्सपेंसेस आपके पास। सबसे पहला यहाँ पे सैलरीज दिया हुआ है, सैलरीज, और उसकी वैल्यू यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 56527 थी आई गेस, यस। उसके बाद है मोटर एक्सपेंस 2416, मोटर एक्सपेंस 2416। उसके बाद है कुछ है रेंट एक्सपेंस है 1894। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर शॉप है तो रेंट का भी एक्सपेंस होगा 1894। उसके बाद आपके पास है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी आपका एक्सपेंस होता है 372, आपको हर महीने पे करना पड़ता है, हर महीने हर साल जो भी होता है, आई डोंट नो। जनरल एक्सपेंसेस आपके दिए हुए हैं, जनरल एक्सपेंस आपके हैं 85, जनरल एक्सपेंस 85। और क्या दिया हुआ है, प्रेमिसेस ये आपका एसेट है, मोटर व्हीकल्स एसेट है, डेबिट एसेट है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, कैश एट बैंक कैश इन हैंड एसेट है, ये तो कैपिटल्स हैं दोनों। अच्छा देखिए, ये चीज़ें यूज़ नहीं होंगी क्योंकि ये आपकी जाएगी बैलेंस शीट में। ये बैलेंस, ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, कीप योर आंसर, इट विल बी यूज लेटर इन क्वेश्चन 8.1, क्योंकि आपका जो बैलेंस शीट है वो भी इन्हीं से बनेगा। तो जब वो आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपकी जो एसेट लाइबिलिटीज़ और कैपिटल जो बच गए हैं वो हमारे बैलेंस शीट में जाते हैं, जब जाके हमारा पूरा जो है किटा चिट्टा निकलता है। सेल्स एक्सपेंस परचेजेस वो आपके आते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अगर कभी एमसीक्यूज वगैरह में आ गया, प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में आपकी तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सेल्स, परचेज और एक्सपेंस। बाकियाँ चीज़ें एसेट लाइबिलिटी कैपिटल बैलेंस शीट से ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट जब होती है उसमें खाली आपका नेट प्रॉफिट जाता है, तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड हो जाती हैं। वो आगे का है, अभी आप उसमें दिमाग ना लगाएं, घूम जाएगा। एक्सपेंसेस को मैं यहाँ पे टोटल कर लेता हूँ, सिंपल सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे ही कर लेता हूँ, छोटी सी वैल्यूज़ हैं। तो 61,294 ये हमारी वैल्यू आई है, ये हमारे टोटल एक्सपेंस आए हैं। और हमें नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। तो मैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में से
खर्चा निकाल के बताता हूँ। मेरा इस महीने का प्रॉफिट आया है 21,858 पाउंड। काफ़ी अच्छा कमा लिया इन्होंने इस महीने। 21 ग्रैंड काफ़ी होता है। तो 21,858 पाउंड इन्होंने इस महीने कमाए हैं। ये इनकी फाइनल वैल्यू आई है। बिल्कुल कंफर्म आंसर है, आप बुक के पीछे से कंफर्म कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी इनकम स्टेटमेंट थी। होपफुली आपको समझ आ गई हो। मेरे ख्याल से वीडियो वैसी बहुत लंबी हो गई है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आया होगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत जल्द आएगी। कोशिश मेरी है कि इसको मैं कंटिन्यू रखूँ इस हिस्ट्री को, क्योंकि मेरे को और भी कोर्सेज शुरू करने हैं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एल्गोरिथम्स कर सकते हैं वगैरह वगैरह, FCS वाले। और हमारे ये प्रैक्टिकल्स वाले रह गए हैं, SQL, पाइथन वगैरह, ये सब हम करना है। तो इंशाल्लाह वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब वीडियोस आए उसको नोटिफिकेशन आपको आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।